सभी का इस YouTube सेशन में स्वागत है। जितने हमारे प्रधानाचार्य और राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है। समग्र शिक्षा की ओर से और माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से यह YouTube सेशन आज शुरू किया गया है, जिसमें सभी प्रधानाचार्य मैम करीब 800 लोग जुड़े हैं। सभी का इस YouTube 800 जुड़े हैं। तो नहीं, 800 जुड़े मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। 800 जुड़े, ये तो मैम जूम है, इसके बाद यूट्यूब सेक्शन है मैम। हाँ, ओके, ठीक है। ऑलराइट। तो जो जितने प्रधानाचार्य गण जुड़े हैं और जो जिला विद्यालय निरीक्षक गण जुड़े हैं, उनसे यह अनुरोध है कि अपने सभी प्रधानाचार्यों को जल्दी इसमें जोड़ें। आज कुछ महत्वपूर्ण बातें हम शेयर करेंगे जो सीधे प्रधानाचार्यों से हम संवाद करना चाहेंगे, जिसमें जो हमारे विभाग की प्रमुख योजनाएं चल रही राजकीय विद्यालयों के लिए और गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसके संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। जो हमारे विभिन्न यूनिट्स हैं समग्र शिक्षा की, वो बात करेंगे। एडी राजकीय साहब और डायरेक्टर साहब और डीजी मैडम बात करेंगी। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में हम अपने विद्यालय को कैसे सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बनाए, इसके और कैसे अग्रसर हो, हमारे विद्यालयों में गुणवत्तापरक शिक्षा हो, इसके लिए हम सब लोग, पूरा विभाग और समग्र शिक्षा और प्रधानाचार्य के रूप में आप सभी कार्यरत हैं। विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा होगी आज आपसे, लेकिन शुरुआत में मैं डीजी मैडम से अनुरोध करूंगा कि प्रधानाचार्यों से, हमारे राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से क्या अपेक्षाएं हैं इस संबंध में मैडम थोड़ा सा हमको गाइड करें, और ताकि हम आज पूरा दिन 1 घंटे का जो सेशन है उसमें हम इनके साथ विस्तार से चर्चा कर सकें। मैम। डायरेक्टर साहब, अन्य अधिकारी विभाग के सारे प्रिंसिपल्स, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। मुख्य निर्देश देने से पहले मैं आप लोगों को मेंशन कर दूं कि कल हम लोग की एक मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे, और वहां पे उनकी भी जो अपेक्षाएं विभाग से हैं कि क्या हमें करना चाहिए या क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि शासन की क्या प्राथमिकताएं हैं, है ना। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत चीज बार बार वो बोल रहे थे और उन्होंने उसको कई बार मेंशन किया कि एक टाइम था, अभी नहीं 30 साल पहले तक भी, 30 साल पहले, जब जीआईसीज, जीजीआईसीज या एडेड कॉलेजेस हमारे सबसे अच्छे कॉलेजेस होते थे जिले के, और उसमें एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट आती थी, बहुत मारामारी होती थी। उस जगह से हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं कि हम बच्चे सफिशिएंट नहीं ला पा रहे हैं, है ना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश थे उसमें यही था कि हमें उस पीरियड पे वापस अपने स्कूलों को ले जाना चाहिए, है ना। हमें प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे जीआईसीज, जीजीआईसीज, इवन एडेड स्कूल कॉलेजेस उसी स्थिति में हो कि वो जिले के सबसे अच्छे स्कूल्स रहें। और इसी के लिए प्रोजेक्ट अलंकार का जो मकसद है वो यही है कि हम जो कहते हैं कि हमारे स्कूल इसलिए नहीं कॉम्पीट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। आपको प्रोजेक्ट अलंकार के तहत आपको सारा पैसा, एडेड हो चाहे गवर्नमेंट राजकीय कॉलेजेस हो, सबको पूरा रिसोर्सेज देने के लिए गवर्नमेंट रेडी है, और हमें उनको अच्छे से उस पैसे को यूज करके बिल्डिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इस लायक बनाना है कि वो हम compete कर सकें बाकी अन्य कॉलेजों से जो उस जिले में हो। आप एक एडवांटेज जो मुख्यमंत्री जी ने बताया वो सही भी है कि हमारे कॉलेजेस इतने पुराने हैं, 60 साल पुराने हैं, 100 साल पुराने, एडेड वाले ट्रस्ट के बने हुए, आजादी से पहले के कई सारे हैं, है ना। उनके पास जमीन की कमी नहीं है, उनके पास इनफ लैंड है, बिल्डिंग भी उस टाइम ठीक बनी थी। इट इज मोर ऑफ मेंटेनेंस, है ना, कि आपका आज जिस स्थिति में उसको थोड़ा हम उसमें काम करके उस बिल्डिंग को, उस कैंपस को फिर से अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए सभी प्रिंसिपल से, सभी डीआईएस से
रिक्वेस्ट भी है और प्लस एक लास्ट डेट, भाई हम लोग बहुत टाइम से प्रोजेक्ट अलंकार और एडेड वाले स्कूल्स के लिए प्रस्ताव मंगा रहे हैं, अभी भी कंप्लीट प्रस्ताव नहीं आ पा रहे हैं। तो एक इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कल बहुत जोर था, मतलब माध्यमिक की प्रेजेंटेशन में 25-30% टाइम हम इसी पे बात करें कि क्यों हम GIC को कैसे हम उनको अपग्रेड कर सकते हैं। इस बिंदु पे कि हमारे पास टीचर्स की कमी है, उस पे भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हमारा प्रस्ताव चल रहा है कि जब तक हमारा अध्याचन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम टेम्पररी रिटायर्ड टीचर्स को रख के वो करें, तो वो प्रस्ताव भी चल रहा है और होपफुली जल्दी कैबिनेट से हो जाएगा, तो वो इश्यू भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाएगा। रहा इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो वो आप लोगों को जब तक आप लोगों के यहाँ से प्रस्ताव नहीं आएंगे उस दिशा में कुछ प्रगति नहीं हो पाएगी। तो आप लोगों को पहले भी जुलाई एंड का दिया गया था कि 31 जुलाई तक आप सभी प्रोजेक्ट अलंकार का एडेड का और इसका एडेड के लिए और राजकीय के लिए दोनों के लिए जो प्रस्ताव आने हैं वो 100% भेज दें। शायद ही कोई स्कूल होगा जिसे पैसे नहीं चाहिए होंगे। और 25% का जो एडेड के लिए बात है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसमें तो आप जिसको बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मीटिंग कॉल कर लें, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपके यहाँ, माननीय विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, कोई ना कोई इसमें डेफिनेटली आप लोगों का इसमें हेल्प करेगा, है ना। तो राजकीय के लिए तो 100% है, तो आप लोगों के प्रस्ताव नहीं आने का कोई औचित्य नहीं है। तो सभी लोग इसको फिर से एक अच्छे से रिव्यू कर लें अपने स्तर पे। DIS सभी के सभी, अभी आप लोग जब संग बैठे हैं अपना सेशन के बाद यू शुड कंटिन्यू, और 100% जिन मदों में प्रोजेक्ट अलंकार में पैसा गवर्नमेंट दे रही है उसका 100% करते हुए इसको कहीं क्लोज करना पड़ेगा। ये एंडलेस नहीं है कि आप अगले साल बोलो जनवरी फरवरी में अब हमें इसके लिए पैसा चाहिए, अब उसके लिए चाहिए। पैसा लेना हर एक बार फांट में लेना बहुत मुश्किल होता है। वहां पे फाइलें चलती हैं शासन में, वित्त विभाग को जाती हैं। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। आप सोचते हो कि आप कभी भी प्रस्ताव दे दोगे, 6-7 महीना लग जाता है सब जगह से अप्रूवल लेके एक्चुअली पैसा आने में, है ना। आप कोई माने भाई विष्णुकांत, क्या आप लोग को हम लोग कुछ रखे हैं? 31 जुलाई थी, पर 31 जुलाई तक मुझे नहीं लगता सभी प्रस्ताव आ गए हैं, या DIS ने सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया कि हाँ भाई अब हमारे जिले में कोई राजकीय या एडेड स्कूल नहीं है जिसको पैसे की जरूरत है या वहां पे कुछ कार्य होना चाहिए। तो इसका कुछ ना कुछ हम लोग को या तो मीटिंग फिजिकली कॉल करें, अगर नहीं आ रहे हैं इसका कहाँ से सोल्यूशन, या एक स्कूल का एक कॉलेज का डिस्कस किया जाए। भाई 2500 जितने एक को डिस्कस करें फिर, बट इसका इमीडिएट आप लोग DIS प्लीज इसको सीरियसली लेके इसको कंक्लूड करें भाई, है ना। सब कुछ हो गया, इलेक्शन हो गया, वो हो गया, आप लोगों के जितने एक्सक्यूजेस थे वो पॉइंट भी खत्म हो गया, इसको कंक्लूड कर दें। इसके अलावा जो कल ही की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में था, उसमें एक निर्देश ये भी था कि जो हम लोग स्कूल की साफ सफाई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम लोग का 15 अगस्त के लिए बोल रहे थे, अदरवाइज जनरली ही कि 15 अगस्त के लिए भी हम लोग उसको अच्छे से मनाएं, स्कूल साफ सुथरा रहे और रेगुलर सफाई और मेंटेनेंस जरूर रहे। जो हम लोग इवन आफ्टर हम प्रोजेक्ट अलंकार कर लेंगे, आपको टीचर्स दे देंगे, उसके बाद भी जो एक स्कूल का डिसिप्लिन होता है ना, वो मिसिंग है आज की डेट में। किसी स्कूल का हम ही मेंशन कर रहे थे जिसमें बच्चे कुछ ज्यादा ही बाहर घूम रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा जिला एग्जैक्टली, बट यस उसमें कि टू मच मूवमेंट ऑफ चिल्ड्रन आउटसाइड, है ना। ये तभी होता है कि हम लोग अपना जो टाइम टेबल, जो आप लोगों को बोला गया था कि टाइम टेबल जरूर फॉलो करें, एक टाइम टेबल हो और टाइम टेबल से ही सब कुछ होए। और जिस टाइम टेबल में जिसके आपके टीचर नहीं है, जिसके आपके कोई और रिसोर्स नहीं है, तो ज्यादातर स्कूलों में स्मार्ट क्लास आ गए हैं, कोई ना कोई तरीका है जिससे आप बच्चे को कुछ नहीं तो एक ऑनलाइन सेशन उस विषय के बारे में आप उसको बता सकते हैं। तो आप प्लीज इसको इंश्योर करें कि इवन जिसका आपके पास टीचर नहीं है या टीचर एब्सेंट है, उस क्लास को आपका जहाँ पे स्मार्ट क्लास लगा हुआ है उस क्लास में बिठा के उसको सेशन उसका उस सिलेबस से रिलेटेड दीक्षा पे वीडियोस हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं,
उनमें से किसी का भी आप लगा के, ताकि बच्चे को ब्लैंक ना होए उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ब्लैंक रहे। टीचर जब आए छुट्टी के बाद या फिर कुछ अरेंजमेंट होए तो उसको कुछ ना कुछ उस विषय की जानकारी हो, उस चैप्टर की जानकारी हो, ताकि वो तुरंत उसको समझ जाए बच्चे और कंटिन्यू करें। उनके टीचिंग लर्निंग में कोई इस तरह का विघ्न ना हो। तो एक समय सारणी का आप लोग डेफिनेटली इंश्योर करें, और एक विश्वविद्यालय हम लोग को स्टार्ट कर पाए कि हर दिन पता लगना कि कितने क्लासेस हुए जैसे प्लान थे। मैम, अभी शुरुआत में हम लोगों ने विद्या समीक्षा केंद्र से करना शुरू किया है, लेकिन ये रैंडम बेस पे चल रहा है मैम। एक स्कूलों में जैसे कोई ऐप या वो नहीं है जिसमें बस रोज फीड कर दे कि आज जैसे आपके 9 to 12 वाला अगर स्कूल है, 4 क्लासेस हुए है ना, 4 into 8 4 का 32 क्लासेस होनी है, तो बस टीचर प्रिंसिपल सबमिट कर दे कि 32 में से 28 एज प्लान्ड थे और जो 6 थे उसमें कोई टीचर एब्सेंट था या जो भी रीजन रहा था वो उसको करके सबमिट कर दे। पता तो लगे कि शेड्यूल से कितना हम कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं तो उसके कारण पे फिर वर्क करें, है ना। एक बार डेटा आना शुरू होगा तब पता लगेगा कि क्यों नहीं हो पाता है। हो सकता है किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, उस वजह से सभी के 4 क्लासेस का पहला 1 घंटा नहीं हो पाया, है ना, क्लास नहीं हो पाई, या कोई और वजह से किसी की मतलब किसी रैली में गए या कुछ और हुआ। पता लगे कि कितने क्लासेस हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कैसे उसको एड्रेस किया जाए। तो इसका एक कहीं से बनवा लेते हैं, इन्हीं से, टेक्नोसिस से या किसी से जिससे आप लोग बनवाते हो। फिर इसके अलावा दूसरा चीज, जब हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो हम लोगों ने बताया कि हम लोगों ने टेक्निकल उसमें क्या क्या किया है कि स्मार्ट क्लास आ गई, ये आ गए, हम लोग के लैब्स हो गए, अटल टिंकरिंग लैब हो गए, है ना, आईसीटी लैब्स हो गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश था कि इसका यूज होते रहना है ना। ये सारी चीजें जो किट्स गई हैं, साइंस किट हो चाहे मैथ्स किट हो, अटल टिंकरिंग लैब हो, इवन लाइब्रेरी, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जब तक टाइम टेबल में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ना तो वो नहीं यूज होएगा। अगर आपके सप्ताह में 2 दिन लाइब्रेरी का क्लास नहीं है तो लाइब्रेरी नहीं यूज हो रही है। इसी तरह अगर आपने 2 मैथ्स के क्लास रखे या साइंस के क्लास लगातार पीरियड रख के उसमें 1 पीरियड आप अटल टिंकरिंग लैब से काम करने के लिए नहीं रखोगे तो वो नहीं हो रहा होगा। तो इस चीज को इंश्योर करने की आपको जो जो मिला है सामान वो कहीं ना कहीं आपके उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा हो टाइम टेबल में। टाइम टेबल में जब लैब का सेशन होगा तभी लैब यूज हो रहा होगा, नहीं तो नहीं यूज होएगा। तो आप इसको इंश्योर करें कि वो टाइम टेबल का हिस्सा हो। जो भी ये एक्स्ट्रा चीजें करी जा रही है स्कूलों में वो कहीं ना कहीं, इसी तरह आईसीटी लैब अगर है उसका अलग से अगर आपने क्लास नहीं रखा है तो नहीं है, तो इसको और इंश्योर कर लेते सभी जेडीज की आप लोगों के सभी स्कूलों का टाइम टेबल में ये जो नए इनोवेशंस हो रहे हैं और टेक्निकल इनपुट्स जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं टेबल में भी दिख रहे हो, ताकि वो उस तरह से फिर क्लास उनकी हो सके। प्रोजेक्ट अलंकार का बता ही दिया। प्रोजेक्ट अलंकार में एक इम्पोर्टेंट चीज विद्युत वाला, जैसे बेसिक में जितने विद्युत के गैप थे वो हम लोग को इस बार 84 करोड़ मिल गया, और बेसिक के सभी जितने स्कूल्स हैं उसमें विद्युत वाला जो बड़े प्रस्ताव होते थे, एक तो वो होता है जिसमें जरा सा आपको सिर्फ कनेक्शन लेना होता है, या फिर 40 मीटर तक का आपका जो तार होता है खींचने के लिए वो वहां पे जिले स्तर से या पंचायत के रिसोर्सेज से या कंपोजिट फंड से चला जाता है। पर एक होता है कि आपका स्कूल इस जगह पे लोकेटेड है कि आपका प्रस्ताव ही या बिजली कनेक्शन का प्रस्ताव ही पता लगा 10-20 लाख का बन रहा है, पर उसको एक मुश्त इस बार गवर्नमेंट ने स्टेट बजट से दे दिया है प्राइमरी को। तो सिमिलरली माध्यमिक को भी मिल जाएगा। आप लोग प्रोजेक्ट अलंकार में जो भी बिजली रिलेटेड इश्यूज है उनका आप डेफिनेटली प्रस्ताव दे दें, क्योंकि ये सब आईसीटी लैब हम ले जा रहे हैं, स्मार्ट क्लास ले जा रहे हैं, और उसके बाद बिजली के इश्यूज होने का मतलब यूटिलिटी फिर उसका रहेगा ही नहीं। तो आप इसको 100% सभी डीआईएस देख लें कि आपके विद्युत वाले प्रस्ताव जरूर आ गए हैं। दूसरा ये कि निर्देश ये भी थे कि हम लोग पैसा का यूटिलाइज करने का कैपेसिटी नहीं है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम अपने जियोज नहीं पढ़ते हैं,
ये जेम कैसे यूज किया जा सकता है, जेम पे कैसे टेंडरिंग होती है, छोटे छोटे टेंडर्स, छोटे छोटे खरीदने का, पैसा खर्च करने का हमारी क्षमता नहीं है। तो इस चीज को डीआईएस अगेन रिव्यू करें कि भाई जरा जरा सा पैसा जाता है आपको कॉम्पोजिट ग्रांट में, है ना, स्पोर्ट्स ग्रांट में, उसको भी हम लोग नहीं यूज कर पाते हैं, है ना। मतलब हर साल 100% उसका भी एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक तरह से स्कूल को ठीक करने का ही पैसा है ना, आपके रेगुलर यूज, आपके रेगुलर मैनेजमेंट के लिए है, उसको भी हम यूज करने में कोताही कर रहे हैं, है ना, जो कि एक तरह से अनटाइड ही पैसा है। तो आप इसको जरूर इंश्योर कर रहे हैं कि भाई आपके जो ग्रांट्स जा रहे हैं वो 100% यूज होने। भाई आपके स्कूल में अगर 200-400 भी बच्चे हैं तो स्पोर्ट्स ग्रांट क्यों नहीं खर्च हो रही है? भाई कितने स्पोर्ट्स अगर ठीक से आप खिलवा रहे हो, हर रोज पीरियड एक स्पोर्ट्स का लगा रहे हो, तो इक्विपमेंट खराब होता है, हर साल खराब हो जाता है, डिसयूज में चला जाता है, टूट जाता है, खो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद हम स्पोर्ट्स ग्रांट को भी नहीं यूज कर पाते। तो सभी लोग ये दोनों कॉम्पोजिट और स्कूल ग्रांट, अरे इसका खेल अनुदान का एक्सपेंडिचर करके स्पेशली स्पोर्ट्स वाला जरूर हम लोगों को बताएं कि आप लोगों ने कैसे यूज किया है, उसको कर लें। फिर इसी तरह आप लोगों के स्कूल्स में नए नए तरह के जो एनईपी में निर्देश है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होना है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में कई सारे क्लब्स भी बनाए गए होंगे। एक तो रेगुलर क्लब्स हैं आपके विज्ञान के, गणित के, उसके अलावा यूथ क्लब्स हैं, इको क्लब हैं। तो जो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज टाइप की चीजें हैं, क्लब एक्टिव रहे, हर बच्चा किसी ना किसी एक क्लब का हिस्सा रहे, है ना। कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए क्लास में जो किसी क्लब का, को किसी में तो इंटरेस्ट लेता होगा, है ना। आपको इसके अलावा जो आपको भेजे गए उसके अलावा भी कोई क्लब बनाना है ना, तो आप वो भी बना सकते हो, है ना। वो तो प्रिंसिपल पे है, आपको मालूम है आपके बच्चे किस में इंटरेस्टेड है, किस क्लब का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, मैथ साइंस के अलावा कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें भी कर लें, पर हर बच्चा किसी न किसी क्लब का हिस्सा हो, जिसमें आप सैटरडे को अगर 1-1.5 घंटा भी उसे दे रहे हो लास्ट के 2 पीरियड्स की, वो अपना कुछ कंपटीशन उससे रिलेटेड कराए, कुछ उसमें नए विचार लाए, कुछ और सोचे, छोटी मूवी बनाए, मोबाइल पे ही बना ले, है ना, उस विषय के बारे में बताते हुए, या जनरली नेशनल लेवल पे या दूसरे लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उसी विषय में क्या हो रहा है उस पे चर्चा हो जाए। कोई टीचर हो जो उनको गाइड कर सके और उसमें बच्चे बोले, उस क्लब में स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस आए, बातचीत करने का कॉन्फिडेंस आए, अपने आप को प्रेजेंट करने का कॉन्फिडेंस आए। तो ये सारे क्लब्स में हर बच्चा किसी न किसी क्लब का अपने विषय के इंटरेस्ट के हिसाब से जरूर हिस्सा बच जाए। तो इसको आप लोग जरूर इंश्योर कर लें, और ये भी तभी फंक्शनल होएगा जब ये कहीं ना कहीं हमारे टाइम टेबल का हिस्सा। तो जनरली अगर डीआईएस सब जानते होंगे, पहले स्कूल्स में स्पेशली केवी, नवोदय में, अभी भी केवी में भी अभी भी सैटरडे के लास्ट 2 पीरियड इसलिए होते थे कि वहां पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए ही डिवोटेड होते थे, और इसमें इसी तरह के छोटे कंपटीशन स्कूल लेवल के जो उन क्लब्स में आपस में होते रहते थे, है ना। गणित क्लब वाले गणित का कंपटीशन कराते थे, या साइंस वाला। तो इसको आप लोग इंश्योर कर लें कि इसको आप लोग स्ट्रीमलाइन कर लेते। तो टाइम टेबल आप लोगों का अच्छा बन जाएगा, तो सभी एक्टिविटीज जिसकी बात होती है वो कहीं ना कहीं टाइम टेबल में रिफ्लेक्ट होएगा, और टाइम टेबल में रिफ्लेक्ट होएगा तो हो भी जाएगा, है ना। टाइम टेबल का हिस्सा नहीं होएगा तो बहुत मुश्किल होता है कुछ करना। टाइम टेबल बना होता है तो उसको फॉलो करना बहुत आसान है। तो इसीलिए सभी जेडीज डीआईएस देख लें अपने अपने स्कूल्स का हर एक का अच्छा सा टाइम टेबल, जिसमें एनईपी हो, चाहे यहाँ के निर्देश हो, जो भी नई चीज, अच्छी चीज जा रही है, चाहे लैब के तरीके में हो, चाहे आईसीटी लैब के तरीके में हो, चाहे स्मार्ट क्लास के तरीके में हो, उसका कहीं ना कहीं समावेश हमारा टाइम टेबल में हो गया हो। इसी तरह क्लब, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए जो टाइम चाहिए वो कहीं ना कहीं सैटरडे के सेकेंड हाफ में एडजस्ट हो गया, तो तभी फिर ये यूज हो पाएगा। गणित किट और विज्ञान किट, ये भी कहीं ना कहीं जब आप लगातार हायर क्लासेस में तो शायद होता ही है कि 2 लगातार मैथ्स के और 2 लगातार साइंस के पीरियड्स हो जाते हैं, है ना, काफी कॉमन होता है, क्योंकि सिर्फ 40 मिनट में कुछ चीज बताना रोज नहीं होता, पर हफ्ते में 1 दिन 2 बार मैथ्स, 2 लगातार पीरियड मैथ्स के, 2 लगातार फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इस तरह से होता है। तो उस क्लास में ये किट्स यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट। आप लिखोगे तब आप यूज कर पाओगे और याद रखोगे कि हाँ इसको करना है, और फिर बच्चे को भी पता रहेगा कि हाँ मेरे टाइम टेबल में तो है कि साइंस किट यूज करना है,
और फिर ताकि कोई पूछे बता तो पाए कि हाँ साइंस किट यूज किया। एक प्रेशर हम लोगों पे भी रहेगा कि हाँ भाई टाइम टेबल में है और हम फिर नहीं यूज करवा रहे हैं। तो ये चीजें सभी आप लोग नोट कर लें। ये हम विभाग की तरफ से नहीं, एक तरफ से सोचे कि कल एनईपी के बहुत डिटेल्ड मीटिंग डिस्कशन में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही निर्देश थे कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, पर वो रिफ्लेक्ट अब होना चाहिए हम लोगों की साख में, है ना। जीआईसी और जीजीआईसी की जो स्टेटस था डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट लेवल पे, और जो कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करके एक एक्सटेंट तक बोर्ड के एग्जाम को अच्छे से करा के वापस हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग का एक स्टैंड वापस आया है, उसको बिल्कुल हम लोग को अपने रेगुलर पढ़ाई से भी रिफ्लेक्ट कराना है। तो इस पे आप लोग सब होपफुली आप लोगों ने सभी बातें नोट कर ली होंगी। इसको रेगुलर हम लोग मॉनिटर भी करते हैं, आप लोग अपने स्तर से करें, क्योंकि स्टार्ट होने की बात है। एक बार रेगुलर उसमें आ जाएगा तो आप लोग अच्छे से करेंगे, एंड आई एम श्योर बहुत सारे स्कूल इससे बेहतर ही कर रहे होंगे। बट हर स्कूल हमारा उस लेवल तक हो जाए, यही प्लानिंग है, यही विजन है। थैंक यू। थैंक यू मैम दिशा निर्देश देने के लिए। मैम ने जो प्रमुख बातें कही हैं मैं एक बार रिइटरेट कर दे रहा हूँ। हमारे विद्यालयों की जो पुरानी गरिमा है वो वापस लाई जाए, इसी और प्रधानाचार्यों को काम करना है। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत जो काम हो रहे हैं वो गुणवत्तापूर्वक करवाए जाएं, और जो नए काम खास करके अगर विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता है उसका प्रस्ताव समय से भेज दिया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैम ने कही है वो समय चक्र का पालन कराया जाए, टाइम टेबल हमारा, और उस समय चक्र में हमारे जो लैब के प्रयोग और लाइब्रेरी के प्रयोग और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए प्रॉपर स्थान हो, और खास करके जो अटल टिंकरिंग लैब और आईसीटी लैब और साइंस किट वगैरह दिए गए हैं इनका प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में साफ सफाई के लिए मैम ने स्पेशल उल्लेख किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मीटिंग का रेफरेंस दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कही है कि जो धनराशि हम लोग भेजते हैं वो उसका समय अंतर्गत प्रयोग कर लिया जाए। आप लोग ये सब बातें ध्यान से नोट करके और इनकी तरफ आगे काम करेंगे। मैम का मैं धन्यवाद करता हूं। और अगले पॉइंट के लिए डायरेक्टर साहब अगर जुड़े हैं, सर आप जुड़े हैं? सर आपके प्रधानाचार्यों के लिए निर्देश देने की कृपा करें। जी मैडम ने बहुत ही विस्तार से वो सारे पहलुओं को पर बातचीत की है। मैं कुछ व्यवहारिक बातें अपने प्रधानाचार्यों से करना चाहूंगा कि प्रधानाचार्य संस्था का प्रतिरूप होता है। जैसा प्रधानाचार्य रहेगा वैसी ही संस्था रहेगी। एक अच्छा प्रधानाचार्य एक अच्छी संस्था को पल्लवित करता है, बढ़ाता है। जो खराब होता है उसमें संस्था भी उसमें गिरावट आती है। तो पहली जिम्मेदारी तो हमारे प्रिंसिपलों की है कि वो इस दायित्व को समझें, देखें कि सारे बच्चे, सारे गार्जियन जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं या जहाँ पे संस्था खोली गई है वो सब आपकी तरफ देखते हैं कि कौन प्रिंसिपल इसमें तैनात हुआ है। इस जिम्मेदारी से काम करें। शिक्षा विभाग का काम प्रशासनिक दृष्टिकोण से भिन्न है। यहाँ आप मिशनरी भाव से काम करते हैं। आपने देखा कि तमाम केरल और तमाम दूरवर्ती प्रांतों के लोग आके ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय खोलते हैं और मिशनरी भाव से काम करते हैं। तो वो एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक प्रशासन करने के नजरिए से नहीं आते, बल्कि विकास के लिए और सेवा के लिए आते हैं। उस तरह से ही आपको एक अपना दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। हमारे विद्यालय का प्रधानाचार्य जो टाइम टेबल से आधा घंटे पहले पहुंचेगा, 15 मिनट पहले पहुंचेगा, तभी हम अपने स्टाफ और बच्चों से ये अपेक्षा करेंगे कि वो समय से आएंगे। यदि वो आधा घंटे लेट आएगा तो निश्चित रूप से वो अनुशासन की स्थिति नहीं कर पाएगा, अनुशासन उसमें नहीं बहाल कर पाएगा। उसे ऐसे ही छुट्टी के बाद भी देर तक बैठना होगा ताकि वो समीक्षा कर सके, अपने आत्ममंथन कर सके कि क्या चीजें हमें करनी है अगले दिन। मैडम ने टाइम टेबल के बारे में तमाम बातें कही कि टाइम टेबल हमारा जो है विस्तृत होना चाहिए, लेकिन मैंने अपना व्यवहारिक रूप देखा। व्यवहारिक रूप से जब निरीक्षण मैं इसमें किया हूँ तो टाइम टेबल सामान्यतः लिपिक के कमरे में होता है या प्रिंसिपल साहब की टेबल के नीचे लगा रहता है। तो प्लीज टाइम टेबल बना के नोटिस बोर्ड पे लगाएं
हर कक्ष के सामने लगाएं, विद्यालयवार अध्यापक वार हर कक्षा में लगाएं। जैसे कक्षा 9 में कौन कौन सा घंटा कौन पढ़ाएगा, ताकि बच्चे को भी मालूम हो और बच्चा उस टीचर को बुला के ले आए कि अगर वो टीचर नहीं आया है तो दूसरे उसको बुलवाए, व्यवस्था कराए। एक मॉनिटर की व्यवस्था जो पहले हम लोग किए जाते थे, लेकिन अब हमारे राजकीय विद्यालयों में मॉनिटर की व्यवस्था खत्म कर दी गई। ये इसको करने में कोई पैसा नहीं लगता, इसको कर लें ताकि वो कक्षा में अनुशासन रखे और अध्यापक और कक्षा के बीच में एक समन्वय का काम करता रहे। टाइम टेबल को सब जगह प्रसारित होना चाहिए, कमरे के आगे होना चाहिए, वहां पर नोटिस बोर्ड पे होना चाहिए, प्रिंसिपल के कमरे में होना चाहिए। कोई अधिकारी आए निरीक्षण में जाए, पहले ही दिखाई पड़े कि साहब इसमें कौन सा घंटा नहीं चल रहा है। प्रार्थना जो हम लोग सामान्यतः पहले एक गरिमा थी हमारे विद्यालय की कि हम प्रार्थना रेगुलर कराते थे, प्रार्थना सामान्यतः नहीं होती है तो उसपे बच्चों की उपस्थिति कम होती है, अध्यापकों की भी कम रहती है, प्रिंसिपल की सामान्यतः नहीं हो पाती है। तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इसमें सभी अध्यापक आए, अधिक से अधिक बच्चे आए, प्रिंसिपल स्वयं वहां उपस्थित रहो और प्रार्थना के तमाम जो उपकारक हैं, जिसमें हम आप न केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, एक अच्छे विचार पढ़ते हैं, ये सब चीजें होनी चाहिए। और इसमें बच्चों के माध्यम से संभाषण होना चाहिए कि भाई प्रत्येक बच्चा कोई ना कोई कुछ उसमें प्रार्थना सभा में बोले। तो ये प्रार्थना को और गरिमामय रूप देना है जैसे कि पहले से चलता रहा है। दूसरा, मेरे प्रिंसिपल से ये अपेक्षा है कि प्रिंसिपल कमरे में बैठे रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल प्रत्येक कक्षा में जाकर देखें कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहा है। सामान्यतः मैंने देखा है कि हमारे टीचर जो पढ़ा रहे हैं वही नहीं उपयुक्त है, वो उन्हें ज्ञानवान है, वो योग्य है, टीचर बहुत क्वालिफाइड है, लेकिन जिस ढंग से पढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो आप कक्षा में बैठें तो देखें, बच्चों से फीडबैक लें, तभी इसमें जो है शिक्षण शैली में उसमें सुधार आएगा। बच्चों से भी हमारे प्रिंसिपलों का दायित्व है कि वो बच्चों से बात करें, किस बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता है। कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे एडेड स्कूलों में मैंने देखे हैं कि जो हर बच्चे का रिपोर्ट कार्ड स्वयं बनाते हैं, जो उन्हें मालूम है ये बच्चा इस विषय में तेज है, यहाँ पर इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि ये है, इसमें ये परेशानी है। तो बच्चों तक जब हमारा प्रिंसिपल पहुंच जाएगा तो अब निश्चित रूप से हम जो है उसमें बहुत ज्यादा प्रगति कर लेंगे और अट्रैक्शन करेंगे सारे गार्जियंस को और सारे बच्चों को। तो बच्चों तक सारे प्रिंसिपलों को पहुंचना है कि बच्चों की स्थिति हम जान पाए। दूसरा, जो हमारा संवाद जो प्रिंसिपलों का विभिन्न स्तरों पे है वो खत्म हो गया। हम जो इस चीज को महसूस करते हैं कि गिरावट आने का कारण यही है, प्रिंसिपल की टीचर से साथ बात नहीं होती। प्रति सप्ताह वो टीचर के साथ बैठक करे, क्या पढ़ाया है उसकी समीक्षा करे, क्या उसकी समस्या है उसकी समीक्षा करे। इसको रेगुलर हर सप्ताह करना चाहिए, उसके मिनट्स में डालना चाहिए। गार्जियंस के साथ अब हमारे राजकीय विद्यालयों में कोई संवाद नहीं होता। एक तो गार्जियन हमारे बहुत ही जो है वो निर्धन वर्ग के हैं, वंचित वर्ग के हैं, कमजोर आय वर्ग के हैं, उनके पास समय नहीं रहता। जब भी हम लोग पीटीएम वगैरह बुलाते हैं तो अनुभव देखा गया कि 20% 25% गार्जियन आते हैं। तो इसी तरह उन बच्चों को गार्जियंस को आकर्षित करके प्रति माह आपको उनकी बैठक करनी है, उनके साथ बात करनी है। इसको भी एक सुनिश्चित कर लें कि हम लोग महीने में इस दिन हम लोग पीटीएम करेंगे रेगुलर, जैसे सीबीएसई स्कूल करते हैं, सेकेंड सैटरडे बना रखा है, उस दिन प्रतिदिन करते हैं, हर शनिवार में करते हैं। इसकी व्यवस्था करें। ये दो संवाद के स्तर पे काम करने की जरूरत है। और बाकी एक मैंने प्रिंसिपलों से ये अनुरोध भी किया था और कि सब अपने क्षेत्र के बैंक हैं, अपने क्षेत्र के एमएलए एमपी हैं, इनसे बात करें जाके। संसाधन किसका चल रहा है जी, इसको जो है जो भी संसाधन वहां से ला सके उनको ले आए। आप हर वर्ष जो है इसमें वार्षिक उत्सव कराते थे, वो नहीं करा रहे हैं। वार्षिक उत्सव कराएं, पत्रिका छपवाएं, इस तरह की बातें करें। और जो लोकल लोग हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा संवाद करेंगे तो आपकी संस्था में बहुत सी चीजें आएंगी। कुछ विद्यालयों ने किया भी है, तमाम विद्यालय हैं, जीजीआईसी विजयनगर का हम लोग नाम लेते हैं, इस तरह से और भी कई विद्यालय हैं जहां पर इतने संसाधन स्थानीय लोगों के सहयोग से किए गए हैं कि संस्था में एक आकर्षक संस्था के रूप में दिखती है और किसी भी सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल की संस्था से बेहतर काम करती है। कुल मिला के हमारे प्रिंसिपल लीडर हैं, उनको लीडर के रूप में काम करना चाहिए। उनको दिखाना चाहिए कि जो भी अवसर उनको मिला है उसमें उस संस्था में सकारात्मक प्रगति करेंगे। आप 2 साल 3 साल के बाद बीएसए बनेंगे, लेकिन जो आप यहाँ काम कर जाएंगे जिन बच्चों के माध्यम से वो उनके लिए सबसे बड़ा जो
योगदान होगा। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप इस वर्ष जिस तरह की शासन की अपेक्षा है, हमारे राजकीय विद्यालयों में न केवल कायाकल्प कराएंगे, बल्कि उनकी आत्मा, उनकी संस्कृति, उनकी जो है शिक्षण शैली, उनके वातावरण में इतना मजबूती लाएंगे कि इस आपके इस कार्य को सब लोग योगदान को याद रखेंगे। धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। सर ने महत्वपूर्ण जो बातें कही हैं एक बार मैं रेखांकित कर देता हूं। सर ने अपेक्षाएं की हैं कि प्रधानाचार्य एक आदर्श स्थापित करें। बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि समय चक्र न सिर्फ उसका पालन हो, प्रत्येक कक्षा में उसका प्रदर्शन हो, प्रत्येक विद्यार्थी को जानकारी हो, विद्यार्थियों से प्रधानाचार्यों का सीधा संवाद हो, शिक्षकों से सीधा संवाद हो और अभिभावकों से भी सीधा संवाद हो। सर ने रेखांकित किया कि स्थानीय सहयोग बहुत आवश्यक है और उससे बहुत अवस्थापना सुविधाएं और विद्यालय के सुचारू संचालन में सहयोग प्राप्त होता है। जो महत्वपूर्ण बात सर ने सभी से अपेक्षा की है कि प्रधानाचार्य एक लीडर होता है और उसे अपने विद्यालय के लीडर के रूप में और एक मार्गदर्शक के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करना चाहिए और तभी कोई भी विद्यालय एक आदर्श विद्यालय के रूप में संचालित हो सकेगा। सर का बहुत आभार मार्गदर्शन के लिए। मैं अनुरोध करूंगा एडी राजकीय सर से कि प्रोजेक्ट अलंकार में के अंतर्गत विद्यालय के प्रधानाचार्यों से क्या अपेक्षाएं हैं, कैसे वो गुणवत्तापरक कार्य कराएं और आगे के प्रस्ताव कैसे प्रेषित करें, इस संबंध में प्रधानाचार्यों को निर्देशित करने का आग्रह। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हैं आप। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, थैंक यू। धन्यवाद पांडे जी। ये विद्यालयों की गुणात्मक शिक्षा में सुधार के लिए अभी मैम ने और डायरेक्टर साहब ने अपनी चिंता व्यक्त की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प है कि विद्यालयों में 100% जो हमारे 35 पैरामीटर्स हैं उसके तहत संतृप्तिकरण कर दिया जाए और जब तक विद्यालय अवस्थापना सुविधाओं से परिपूर्ण नहीं होगा तब तक कहीं न कहीं हमें एक गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में कठिनाई आती है। तो इन्हीं पैरामीटर्स में लैब का निर्माण, मल्टीपर्पज हॉल है, अतिरिक्त कक्षा कक्ष है, पुस्तकालय है और भी सुविधाएं हैं, विद्युतीकरण है, प्लस बाउंड्री वॉल है। इन्हीं सुविधाओं को संतृप्तिकरण करने के लिए प्रोजेक्ट अलंकार योजना 2021 से प्रारंभ की गई है और लगातार 21-22 में, 22-23 में बृहद निर्माण, 23-24 में बृहद निर्माण के अंतर्गत काफी धनराशि प्रोवाइड भी की गई है। हम लगातार इसकी समीक्षा डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में कर रहे हैं, डीजी मैम भी इसके प्रति चिंतित हैं, लेकिन अभी दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ बाउंड्री वॉल के लिए 24 जनपद है जिन्होंने अपना बाउंड्री वॉल का प्रस्ताव नहीं प्रेषित किया है। तो मेरा अनुरोध है प्रिंसिपल साहब से, मैं अपेक्षा करता हूं कि आपके जो जनपद का नाम मैं ले रहा हूं उन जनपदों के विद्यालयों में जहां बाउंड्री वॉल नहीं है, आप अपने डीआओ से संपर्क करके वहां पर बाउंड्री वॉल के आगमन का प्रस्ताव आप भिजवा दें। उसकी लास्ट डेट 8 तारीख थी, वो अभी व्यतीत हो चुकी है। मजबूरन अगर नहीं आता है, बाउंड्री वॉल की स्थिति आपकी अगर नहीं है, फिर भी प्रस्ताव नहीं भेजते हैं तो फिर मजबूर होकर के उसकी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये भी निर्देशित किया गया था कि वहां पर बाउंड्री वॉल के प्रस्ताव जो लोग नहीं भेजेंगे उस आशय का प्रस्ताव दें, उस आशय का प्रमाण पत्र दें कि हमारे यहाँ बाउंड्री वॉल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी तक ना तो प्रस्ताव भेजा गया, ना किसी ने प्रमाण पत्र दिया है। ये 24 जनपदों के नाम मैं ले रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब सब सुन रहे हैं, अपने अपने डीआओ से संपर्क करके बाउंड्री वॉल का प्रस्ताव भेज देंगे। ये बुलंदशहर है, हापुड़ है, आजमगढ़, बलिया, मऊ, बस्ती, आगरा, मैनपुरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर देहात,
जालौन, चित्रकूट, हमीरपुर, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, सोनभद्र, सुल्तानपुर, अमेठी, देवीपाटन, बलरामपुर और बहराइच। ये 24 जनपद हैं जहां पर बाउंड्री वाल के प्रस्ताव अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। जबकि अगर आवश्यकता नहीं है तो प्रमाण पत्र भेज देना चाहिए था। अब मुझे पता है कि इन जनपदों में बाउंड्री वाल की आवश्यकता है। 787 विद्यालयों ने 51 जनपद के 787 विद्यालयों ने प्रस्ताव भेजा और 237.13 करोड़ के धनावंटन के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। लेकिन ये जनपद जो पीछे रह जा रहे हैं, इनका प्रस्ताव बाद में जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति होगी, तब जाकर के कहीं धनावंटन हो पाएगा। तो आप ऐसे ही इतना काफी पीछे हो चुके हैं कि इसमें काफी आपके विद्यालय पर भी इसका गलत असर पड़ेगा। सिक्योरिटी की दृष्टि से देखा जाए, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए देखा जाए तो बाउंड्री वाल की अति आवश्यकता है। इसी तरीके से विद्युतीकरण के संदर्भ में ये बड़ा दुखद है। ये कहा गया था कि आप लोग विद्युतीकरण का प्रस्ताव, जहां पर 20,000 रुपया से ज्यादा झटपट पोर्टल तक 20,000 की सीमा है, अगर इससे ज्यादा की धनराशि की आवश्यकता है तो प्लीज आप उन्हें उनका प्रस्ताव तैयार करा करके आप उसको भेज दीजिए। लेकिन अभी तक जो हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उन्नाव और ललितपुर का, केवल 2 जनपदों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बुलंदशहर और झांसी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, लेकिन उनका आग्रह प्रस्ताव हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हमारी ये स्थिति जो निकल करके आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं से टीआओस के स्तर से और प्रिंसिपल साहब भी सक्रिय नहीं है। प्रिंसिपल साहब को अपने तरफ से चिंतित होना चाहिए कि वो प्रस्ताव जो चीजें नहीं है, गैप एनालिसिस है, उनका प्रस्ताव टीआओस साहब से मिल करके इसको भिजवा दें। और तीसरी चीज मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि आपके विद्यालय में जो कुछ भी हो रहा है, प्रोजेक्ट अलंकार के तहत जो कार्य हो रहे हैं उसके प्रति आप सचेत रहिए, गुणात्मक दृष्टि से उसको मॉनिटरिंग करते रहें। कहीं गलत और पैरामीटर जो हमारे मानक हैं उसके तहत ही निर्माण हो, नहीं तो आप छोड़ देते हैं, वो भी नहीं हो पाता है। काम नहीं हो रहा है, अपने डीआर साहब को बताइए, आप खुद सक्रिय होकर के उसको तैयार कराइए, जिससे कि समय सीमा के अंतर्गत निर्माण कार्य हो सकेंगे। इसी तरीके से मैं अब चर्चा थोड़ा सा कर ले रहा हूँ। 21-22 में अनुरक्षण मद में अभी भी हमारे यहाँ 2 जनपद ऐसे हैं, कुशीनगर, 3 जनपद कुशीनगर, संत कबीर और बांदा, जिनकी धनराशि प्रथम किस्त की अभी काम नहीं कर पाए हैं और ये आग्रह प्रस्ताव न भेजने के कारण इनको पैसा नहीं मिल पाया है। 22-23 में 32 जनपदों का प्रस्ताव अप्राप्त है। इनसे भी अनुरोध यही है कि ये भी अपना प्रस्ताव भेज दें, जिससे कि हम द्वितीय किस्त के आवंटन के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दें। और 22-23 बृहद निर्माण में हमारे यहाँ 24 जनपदों से उपभोग प्रमाण पत्र अप्राप्त हैं। आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, कासगंज, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बिजनौर, चित्रकूट, झांसी, जालौन, बलरामपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, फर्रुखाबाद, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र और भदोही तथा सुल्तानपुर। ये 22-23 में आप अपनी द्वितीय किस्त इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि आप अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट का, प्रथम इंस्टॉलमेंट का यूसी और टास्क फोर्स की रिपोर्ट भेज पाने में असफल है, जिससे कार्य में अनावश्यक विलंब की स्थिति उत्पन्न हो रही है। 23-24 में 422 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था, उसमें भी 18 जनपदों में निर्माण कार्य अभी भी प्रारंभ नहीं हो पाया है। ये बड़ा दुखद है। ये मऊ, बस्ती, शाहजहांपुर, संत कबीर नगर, रामपुर, महोबा, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, कानपुर नगर, हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, गाजीपुर और चंदौली। यहाँ के प्रिंसिपल साहब सुन रहे हों, मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने डीआर साहब से मिल करके इन सब जगहों में देख लीजिएगा कि कार्य की स्थिति क्यों है, और ये बता दीजिएगा कि ये बैठक डीजी मैम की अध्यक्षता में हुई थी और इसमें आक्रोश व्यक्त किया गया है। आप इसको तत्काल प्रारंभ करा दें। लास्ट में 24 और 25 का प्रस्ताव, जैसे बाउंड्री वाल का है 98 करोड़ जो 2022-23 के बृहद निर्माण का है,
इसकी द्वितीय किस्त का धनावंटन के लिए शासन को प्रस्ताव हम भेज चुके हैं। जो जनपद अपने कार्य में तेजी लाएगा उसी का कार्य पहले होगा। गुणात्मक शिक्षा पर अपना विशेष ध्यान रखें। मुझे आपसे यही कहना था, लेकिन एक लास्ट में है कि अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो प्लीज आप प्रमाण पत्र मुझे उपलब्ध करा दें। अगर प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराते हैं तो अभी डायरेक्टर साहब भी बहुत नाराज हो रहे थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव आप भेज दीजिए, इनको एडवर्स एंट्री दीजिए। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि इन स्थितियों से गुजरना पड़े। आप लोग सक्रिय रहें। लीडरशिप कॉलेज में लीडरशिप प्रिंसिपल्स को ही लेना है, जैसे अभी डीजी मैम ने, डायरेक्टर साहब ने बताया। सारे चीजों पर आपको फोकस करना है। मुझे आप लोगों से यही इतनी बात करनी थी। प्रोजेक्ट अलंकार हमारी एक तरह से राजकीय विद्यालयों में कायाकल्प का काम कर रहा है, और जब सुसज्जित हो जाएगा, सारी सुविधाओं से युक्त हो जाएगा, तो पठन पाठन का भी माहौल बदलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर ने रेखांकित किया कि प्रोजेक्ट अलंकार हमारे सामने एक अंतिम अवसर है कि हम अपने विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं को परिपूर्ण कर सकें, सुसज्जित कर सकें और बेहतर पठन पाठन का वातावरण सृजित हो। और यह भी रेखांकित किया कि यदि किसी के प्रस्ताव वांछित हैं, प्रस्ताव भेजें, विशेषकर बाउंड्री वॉल और विद्युत कनेक्शन के, और जो कार्य हो रहे हैं गुणवत्ता परक कार्यों का निरीक्षण करते रहें। और यदि किसी को किसी भी कार्य की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं प्रेषित किया जाना है, तो इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित विद्यालय का संस्थाध्यापक या संस्था प्रधान यानी प्रधानाचार्य अवश्य दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब हम अपनी स्पेशलाइज्ड विंग की तरफ चलेंगे सर। प्रतिमा, आप तैयार हैं? प्रतिमा बात करेंगी जो समग्र शिक्षा के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं का सुधार किया जा रहा है उस संबंध में, और बालिका शिक्षा के संबंध में जो विद्यालय स्तर पर कार्य हो रहे हैं, इनके संबंध में प्रतिमा सिंह बात करेंगी। प्रतिमा जी। प्रतिमा जी आइए। जब तक प्रतिमा सिंह जुड़ती हैं तब तक हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो मैम ने रेखांकित किए थे उन पर हम बात कर लें। जो धनराशि प्रेषित की जाती है, खास करके विद्यालय वार्षिक विद्यालय अनुदान की धनराशि आपको प्रेषित की जाती है विद्यालय पर स्तर पर। एक मेरे लेवल पे एक पॉइंट ये और चाहिए जी मैम। आप बताओ शुक्र नहीं। आप कंटिन्यू करें विश्वनाथ, समराइज करें। जो मैम कह रहे थे कि जो धनराशि प्रेषित की जाती है, विशेषकर स्कूल ग्रांट की धनराशि, हमारे विद्यालय स्तर पर व्यय नहीं होने के कारण एक तो धनराशि वापस हो जाती है और दूसरा विद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। वार्षिक विद्यालय अनुदान की धनराशि, उसमें स्पेसिफाई किया गया है कि आपको किन किन मदों में धनराशि का प्रयोग कर सकते हैं, और जेम के माध्यम से ही क्रय करना है। हर विद्यालय का जेम का अकाउंट है, तो अपना ये जरूर सुनिश्चित करें कि विद्यालय स्तर पर जो भी स्पोर्ट्स, दो ग्रांट महत्वपूर्ण जाती है, विद्यालय वार्षिक विद्यालय अनुदान जो 1000 और से लेकर के 1.5 लाख के बीच में वेरी करती है, और दूसरी है स्पोर्ट्स ग्रांट, यूसी को क्लब और आदि की जो धनराशि दी जाती है वो धनराशि दी जाती है। तो आप सबसे ये अनुरोध है कि जो धनराशि प्रेषित की गई है उसका समयांतर्गत प्रयोग करें। आपके स्तर पर यदि विद्यालय की धनराशि का प्रयोग नहीं किया जाता है तो भारत सरकार को यूसी भेजने में कठिनाई होती है और हमें अगली किस्त मिलने में भी कठिनाई होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि धनराशि का समयांतर्गत प्रयोग कर लिया जाए, कोई धनराशि अप्रयुक्त न रहे। प्रतिभा सिंह, आप इधर थोड़ा नजदीक। तो
आप बात करेंगी वार्षिक जो विद्यालय में हमारे अवस्थापना सुविधाएं हम समग्र शिक्षा से दे रहे हैं तथा बालिका शिक्षा के संबंध में। मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं विश्वकांत, आप कंटिन्यू रखो। थैंक यू सर। समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय सुदृढ़ीकरण के उसमें आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पेयजल, शौचालय, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, पुस्तकालय कक्ष सहित बहुत सारे निर्माण कार्य जो है कराए जाते हैं। और आप विगत वर्षों में जो निर्माण कार्य है वो कराए भी जा रहे हैं, लैब का, पेयजल का, शौचालय का, और 217 प्रयोगशालाएं हमारी अभी तक बन चुकी हैं और 380 पेयजल और 203 शौचालय भी बनकर तैयार हो गए हैं। मेरी आपसे अपेक्षा है कि आगे जो निर्माण कार्य आपके विद्यालयों में चल रहा है उसका आप लोग उसी गुणवत्ता को देखें, और अगर कोई कार्यदायी संस्था समय आपको पूरा नहीं कर रही है तो अपने जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से समग्र शिक्षा को अवगत करवाएं। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से हमारी अपेक्षा है कि जो भी निर्माण कार्य की सेकेंड इंस्टॉलमेंट की आवश्यकता है आप लोगों को, वो हमें जल्दी से जल्दी भेज दें, जिससे आपको द्वितीय किस्त जो है वो जारी की जा सके। इसके अलावा जो हमारी बच्चियां राजीव गांधी विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, उनके अंदर झिझक को, भय को दूर करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कराया जा रहा है और इसके लिए आपको विस्तृत दिशा निर्देश भी यहाँ से जारी किए गए हैं। हो सकता है आप लोगों ने प्रशिक्षकों का चयन कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे जगह से हमें प्रशिक्षण की सूचना प्राप्त होने लगी है और प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। जहां पे प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं हुआ उनसे अपेक्षा है कि वो जल्दी से जल्दी प्रशिक्षकों का चयन कर ले और जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है वो बच्चियों को देने लगे। इसी तरह बच्चियों के लिए हम लोगों ने किशोरावस्था बालिका कार्यक्रम के तहत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें उनको जो है जो महिला चिकित्सक हैं और हमारे पुलिस और प्रशासन के लोग हैं, उनको बुला करके उनका एक सेमिनार आप लोग आयोजित कराएं और बच्चियों के साथ साथ उनके जो अभिभावक हैं उनको जरूर बुलाएं, और खासकर जो उनकी माँ है, क्योंकि जो हमारे पास फीडबैक आया है वो ये है कि जो माताएं हैं बालिकाओं की, वो बच्चियों की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं दे पाती हैं। तो उनको आप लोग गाइड करें और ये बताएं कि बच्चियां अगर आपसे कोई भी जिज्ञासा करती हैं तो उनकी जिज्ञासा का समाधान अगर उन्हें घर से मिल जाएगा तो विद्यालय में आने से उनकी झिझक जो होगी वो दूर होगी। इसके अलावा आपके विद्यालयों के लिए यहाँ से सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर दिए गए हैं, स्थापित भी कर दिए गए हैं। मेरी आपसे अपेक्षा है कि उनका विधिवत प्रयोग करें, ऐसा ना हो कि वो बंद पड़े रहें और बच्चियों को उपयोग में न लाए जाएं। तो आप लोग जो भी इंसिनरेटर के साथ साथ उनके डायरेक्शन भी दिए गए हैं कैसे मशीन को चालू करना है क्या है, तो उसको पढ़ें और बच्चियों के उपयोग में उनको लाएं। समग्र शिक्षा से कंपोजिट स्कूल ग्रांट भी जारी की गई है और उसमें आप क्या क्या करा सकते हैं इसके भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप लोग कंपोजिट स्कूल ग्रांट को समय से उसका उपभोग कर लें, क्योंकि होता क्या है कि मार्च में आप लोग फिर बिल लगाते हैं, पीपीए फेल होता है और वो ग्रांट जो है लैप्स होती है। तो कम से कम कंपोजिट स्कूल ग्रांट जो है आप लोग लैप्स ना कराएं। एसएमडीसी का प्रशिक्षण चल रहा है और मैंने भी देखा है जाकर के, और जो फीडबैक आ रहा है उसमें समुदाय की और जो अभिभावक है उनकी उपस्थिति बहुत ही कम है या है ही नहीं। तो आप लोगों से अपेक्षा है कि जो भी इस तरह के प्रशिक्षण है और उसमें अगर अभिभावकों को और समुदाय को आना है तो आप लोग जो है उनको मोटिवेट करिए आने के लिए, और इसको सुनिश्चित करें कि आगे जो भी आपकी ट्रेनिंग हो रही हो उसमें वो जरूर प्रतिभाग करें। थैंक यू।
थैंक यू प्रतिमा। मैं आगे अगला सत्र है उपचारात्मक शिक्षण के लिए। राजकुमार जी, गुणवत्ता परक शिक्षा विद्यालय स्तर पर कैसे सुनिश्चित हो और उपचारात्मक शिक्षण का जो आपका कार्यक्रम संचालित हो रहा है उसके संबंध में। थैंक यू सभी को नमस्कार। और गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए जरूरी है कि हमारे प्रधानाचार्यगण नियमित रूप से कक्षा का भ्रमण करें, कक्षा शिक्षण देखें और ये सुनिश्चित कराएं कि वो रेगुलर चलें और उनमें कक्षा शिक्षण के दौरान PLM का प्रयोग कराया जाए। परियोजना से PLM की धनराशि यहाँ से लिमिट जारी कर दी गई है। संभवतः सभी जिलों ने अभी स्कूलों को लिमिट जारी नहीं की है, तो सभी से अनुरोध यह है कि तत्काल लिमिट जारी कर दें। 1300 रुपए प्रति हाई स्कूल और 3000 रुपए प्रति इंटर कॉलेज लिमिट जारी की गई है। और इसके अलावा TLM के लिए हम लोग प्रदर्शनी का आयोजन भी प्लान कर रहे हैं, तो तत्काल इसकी लिमिट जारी कर दें और स्कूलों में इसकी TLM बना ली जाए, उसका कक्षा शिक्षण प्रयोग किया जाए ताकि शिक्षण को हम रोचक और ज्यादा उपयोगी बना सकें। प्राय देखने में आया है कि विज्ञान गणित 9th-10th के लिए और 11th-12th के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो की किट विद्यालयों में भिजवाई गई हैं राजकीय विद्यालयों में, लेकिन उनका प्रयोग नहीं हो रहा है, प्राय देखने में आया है। सभी प्रधानाचार्यों से और DRO से अनुरोध है कि वो एक अभियान चलाकर इन किट्स का प्रयोग कक्षा शिक्षण में सुनिश्चित कराएं ताकि बच्चों को अच्छे ढंग से हम क्वालिटीपूर्ण शिक्षा दे सकें। और स्टूडेंट्स को लगातार रेगुलर प्रयोगशाला और पुस्तकालय ज्वाइन कराएं। इसको समय सारणी में जरूर पीरियड मिलने चाहिए। इसके अलावा प्रधानाचार्यगण रेगुलर क्लासेस लें अपने सब्जेक्ट की अपने विद्यालय में, ताकि उनको दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी हो सके कि स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाई चल रही है, किस विषय में उनको और मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो हम लोग यहाँ से गतिविधियां कराते हैं, स्टूडेंट्स का भ्रमण राजकीय विद्यालय के सभी बच्चों को देते हैं 500 रुपए प्रति स्टूडेंट के हिसाब से राज्य के अंदर भ्रमण के लिए, और राज्य के बाहर एक जिले से 60 बच्चों के लिए 5000 रुपए। इनका समय से भ्रमण कराएं। ऐसा न हो कि पिछले वर्षों में देखा गया है कि मार्च के महीने में हड़बड़ी में भ्रमण कराते हैं। जो निर्देश है जून में पैसा जारी कर दिया गया है, जो निर्देश है नवंबर तक कराने के दिसंबर तक वो करा लिए जाए। इसी तरह से किट का प्रयोग है, PLM का प्रयोग है और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन है, इनको समय से करा लेंगे तो ये सारी चीजें हमारे लिए उपयोगी होंगी और स्टूडेंट्स के क्वालिटी एजुकेशन में सहायक होंगी। इस समय जो सबसे उपयोगी कार्यक्रम है हमारा उपचारात्मक शिक्षण और उसका प्रशिक्षण। सभी 3 जनपदों को छोड़ के सभी प्रदेश के सभी जनपदों में ट्रेनिंग शुरू हो गई है और ट्रेनिंग के तत्काल बाद जिन विषयों की जैसे जैसे ट्रेनिंग होती जाएगी वो रेमेडियल टीचिंग क्लासेस में शुरू हो जाएगी। कक्षा 9-10 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और 11-12 के लिए अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के जो 25% कमजोर बच्चे हैं उनका चयन करके उनको रेमेडियल टीचिंग दी जानी है। ये रेमेडियल टीचिंग एडेड और गवर्नमेंट दोनों स्कूलों में दी जानी है और ये सुनिश्चित कर लें कि सभी जिलों में 30 अगस्त तक ट्रेनिंग पूरी हो जाए ताकि विधिवत सभी सब्जेक्ट की सितंबर और अक्टूबर में रेमेडियल टीचिंग प्रभावी ढंग से दी जा सके। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में एक 0 पीरियड जोड़ लिया जाए और उसको रेगुलर क्लासेस के अतिरिक्त इन सब्जेक्ट में कक्षाएं आवंटित की जाएं जिसमें रेगुलर टीचिंग चलाई जा सके और जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें भी हम दूसरे बच्चों के स्तर पर ले आ जा सकें। और इसका पूर्व मूल्यांकन होगा, मध्य मूल्यांकन होगा और लास्ट में टीचिंग खत्म होगी और अंतिम मूल्यांकन होगा और यह 29 अक्टूबर तक चलेगी। तो अनुरोध है कि इसका हमें प्रभावी ढंग से इसे लागू करें। ये खासतौर से प्रधानाचार्य गण के लिए काफी
सहूलियत रहेगी इसमें कि वो अपने विद्यालय के बच्चों को, सभी बच्चों का संप्राप्त कर अच्छा कर पाए। तो उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनके यहाँ पढ़ाई लिखाई रेगुलर टीचिंग की रेगुलर और विधिवत हो, ताकि बच्चों का संप्राप्त का स्तर बढ़ सके। थैंक यू। थैंक यू राजकुमार जी। व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में जो हमारा नया कार्यक्रम चल रहा है और विद्यालय पर इस समय जो व्यावसायिक शिक्षक हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं नए, तो वो उनके संबंध में प्रधानाचार्यों की क्या भूमिका है, इस संबंध में श्री शिव कुमार ओझा जी संयुक्त निदेशक हैं, ये आप लोगों को संबोधित करेंगे। ओझा जी। धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार। 1986 में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी, उसके बाद से व्यवसायिक शिक्षा का कंसेप्ट आया और उस समय वर्ष 1988-89 में व्यवसायिक शिक्षा हमारे माध्यमिक विद्यालयों में लागू की गई और उसके तहत विद्यालयों में अति विषय विशेषज्ञ रखे गए जो आज भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इसके बाद जब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हमारा लागू हुआ तो व्यवसायिक शिक्षा को और विस्तार किया गया और विभिन्न चरणों में विद्यालयों को आच्छादित किया गया। उनमें व्यवसायिक शिक्षा का संचालन शुरू किया गया। वर्ष 2012-13 में 100 विद्यालय लिए गए और 16-17 में 100 विद्यालय लिए गए। इसके बाद 2022-23 में 89 विद्यालय और हमारे इस योजना से आच्छादित किए गए। इस प्रकार से 289 विद्यालयों में हमारी व्यवसायिक शिक्षा संचालित हो रही थी, जिसमें कि 9 ट्रेड थे और विषय इसके वीटी के माध्यम से, प्रशिक्षकों के माध्यम से इनमें शिक्षण कार्य किया जा रहा था। अभी इन वर्ष 2023-24 में 356 विद्यालय और भी हमारे इससे जोड़े गए हैं, जिनमें व्यवसायिक शिक्षा शुरू हो गई है और इसमें प्रशिक्षकों की तैनाती की जा रही है। जो 2022-23 में हमारे 89 विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा प्रारंभ की गई है, इनमें प्रशिक्षक विद्यालयों में प्रशिक्षण कार्य कर रहे हैं और विज्ञान के जो उपकरण हैं, व्यवसायिक शिक्षा के जो उपकरण हैं, उनको क्रय करने के लिए प्रति विद्यालय 4,75,300 की धनराशि जिला विद्यालय निरीक्षक के खातों में प्रेषित की गई थी और एक विस्तृत निर्देश यहाँ से गए थे कि इनके तहत जिला स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक समिति बना करके और इन उपकरण सामानों को, प्रयोगशाला के ट्रेड उपकरण को क्रय कर लिया जाए। विभिन्न जनपदों से व्यक्तिगत जानकारी ली गई, जिसके आधार पर अभी 56 विद्यालयों से जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके द्वारा व्यवसायिक उपकरण क्रय कर लिए गए हैं और बाकी विद्यालयों से उपकरण क्रय नहीं किए गए हैं। अपनी सूची को जहाँ पे उपकरण क्रय नहीं किए गए हैं और भी त्रुटिहीन बनाने के लिए हम लोगों ने एक प्रारूप 5 अगस्त को सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजा था और यह निवेदन किया गया था कि इस प्रारूप पे सूचना आप उपलब्ध करा दें कि उपकरण क्रय किए गए या नहीं क्रय किए गए। अगर नहीं क्रय किए गए हैं तो उनकी लिमिट वापस हो गई होगी, हम पुनः पैसा आपको भेज दिया जाए और आप उपकरण को निर्देशानुसार क्रय कर लें ताकि इस योजना के संचालन में कोई दिक्कत ना हो। अभी भी कई जनपदों से ये सूचना आनी बाकी है। आपसे निवेदन है कि जो सूचना मांगी गई थी उसको तत्काल 5 मिनट का काम है, आप व्यक्तिगत ध्यान दे देंगे कि इसको आप बना करके भिजवा दें। 2023-24 में जो हमारे 356 विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा संचालित की जा रही है, इसमें व्यवसायिक प्रशिक्षकों की तैनाती बीटीपी के माध्यम से की जा रही है और हम लोग बीटीपी से भी सूचनाएं ले रहे हैं, अपने विद्यालयों से भी सूचनाएं ले रहे हैं कि कितने हमारे प्रशिक्षक वहां पे ज्वाइन कर लिए हैं। बीच में कम्युनिकेशन ना हो इसके लिए हर एक बीटीपी वार एक व्यवसायिक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है, जो कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में अपने डीटी से विद्यालय और इस परियोजना के बीच में कोऑर्डिनेशन करेगा, समय समय पे सूचनाओं को अपडेट करेगा। और ये निर्देश दिया गया है कि वो जो वोकेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो सभी विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे
और कम से कम हर 3 महीने में 2 बार उन विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे जहां पे योजना संचालित हो रही है। किसी तरह की कोई कठिनाई आती है, कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है योजना के संचालन में, तत्काल परियोजना को भी अवगत कराएंगे, अपने बीटीपी को भी अवगत कराएंगे और संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को भी अवगत कराएंगे। कुछ विद्यालयों में ये जानकारी मिली है कि जब वो ट्रेनर जा रहे हैं तो संबंधित प्रधानाचार्य उनसे कुछ कागज मांग रहे हैं जिनकी बहुत आवश्यकता नहीं होती है। निर्देश दिया गया था बैठक में, हमारे एडी सर ने भी कहा था कि उसके लिए परीक्षण के लिए संबंधित बीटीपी को आवश्यक निर्देश दिए गए थे और जिसके क्रम में उनकी निश्चित आयता के लोगों को चयन करके विद्यालयों में भेजा जा रहा है। जब वो विद्यालय में संपर्क करते हैं तो अपने संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य तत्काल उनको कार्यभार उनको एक रजिस्टर बना दें, रजिस्टर में उनका डिटेल नोट करा दें और उनकी दैनिक उपस्थिति दर्ज कराएं। उसकी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध करा दें, जिनके माध्यम से सूचना परियोजना को चली जाएगी। लेकिन किसी तरह से अवरोध ना हो। मैंने देखा था झांसी जनपद में उन्होंने 12-13 पॉइंट बना दिए थे कि ये चीज लेकर के आइए तब आपको ज्वाइन कराएंगे। तो हमारा जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुरोध है कि ये अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके माध्यम से और विद्यालय के प्रधानाचार्यों के माध्यम से ये जानकारी कर लें कि कहाँ पे किसी भी बीटी को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है। आप अपने स्तर से समाधान करा के 100% बीटी को आप ज्वाइन करा दें ताकि योजना के संचालन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यदि किसी स्तर पे कहीं कोई कठिनाई होती हो तो हमारा नंबर सबके पास है, सर से भी आप कह सकते हैं, आप अवगत करा दें ताकि उसका समाधान कर दिया जाए। लेकिन किसी तरह से योजना में कोई अवरोध ना उत्पन्न हो। और इन जो 356 विद्यालय ये लिए गए हैं और प्लस 289 विद्यालय पहले के थे जहां पे व्यवसायिक उपकरण क्रय नहीं किए जा चुके हैं, उनको क्रय करने के लिए लिमिट आपको जल्दी ही जारी की जा रही है और प्रक्रिया में है। इनकी टेक्स्ट बुक की भी तैयारी की जा रही है। जब पाठ्यक्रम जो बीटी है उनके पास है, उनको शिक्षण कार्य शुरू करने में अभी कोई दिक्कत नहीं है और पुस्तकें जल्दी ही आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। जो सूचना आपसे मांगी गई है वो सूचना आप उपलब्ध करा दें। हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक से ये अनुरोध है कि इस समय माध्यमिक शिक्षा में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। इसकी पूरी व्यवस्था में लगता है बहुत जल्दी ही आमूल परिवर्तन होने वाला है। आप महीने में एक बार राष्ट्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ और अपने जो डीसी हैं उनके साथ आप बैठक कर लें। प्रोजेक्ट अलंकार में क्या क्या काम हो रहे हैं उसी समय उनकी भी समीक्षा कर लें और व्यवसायिक शिक्षा की प्रगति की क्या स्थिति है, क्या प्रोग्रेस है, उसकी भी आप समीक्षा कर लें। अगर आप महीने में एक बार भी आप एक साथ सबको बैठा करके डिस्कस कर लेंगे, हमें विश्वास है कि हमारी योजना बहुत अच्छे से चलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू ओझा जी। ओझा जी ने एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि वर्तमान में हमारे राजकीय विद्यालयों में 3 व्यावसायिक शिक्षा की योजनाएं चल रही हैं। एक योजना जो पुरानी हमारी विभाग की योजना चल रही है जो 1988 से शुरू हुई थी, और एक चल रही है हमारी समग्र शिक्षा की योजना, और तीसरी योजना चल रही है जो प्रवीण योजना के अंतर्गत है। और इसमें कोई कंफ्यूजन हमारे प्रधानाचार्यगण न रखें, ये तीनों योजनाएं साइमल्टेनियसली चल रही हैं। कुछ जो पुराने स्कूल हैं उनमें हो सकता है ये तीनों योजनाएं गतिमान हो। और इनके 3 प्रवीण योजना स्किल डेवलपमेंट मिशन के सहयोग से चल रही है। उनका बीटीपी स्किल डेवलपमेंट मिशन उपलब्ध कराता है और ट्रेड सिलेक्शन है। और ये गत वर्ष प्रत्येक जनपद में 2 विद्यालयों में संचालित थी। 315 स्कूल थे प्रदेश के। इस बार यह संख्या बढ़ेगी और इसे बढ़कर के सभी राजकीय विद्यालयों में स्किल डेवलपमेंट मिशन संचालित करेगा। इसके लिए आपसे हो सकता है स्किल अलग से सूचनाएं ली जाएंगी और नामांकन की, और उसमें विद्यार्थियों को शामिल कराना होगा। ये एक पॉइंट है। दूसरा, जो 356 नए स्कूल हैं जिनके निर्देश दिए जा चुके हैं और बीटीपी ज्वाइन कर रहे हैं, और इनका तत्काल पठन पाठन आप लोगों को प्रारंभ कराना है। उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करानी है। इसमें जैसा ओझा जी ने कहा, यदि धनराशि आपकी लैप्स हो गई, आप क्रय नहीं कर पाए, तुरंत मांग लीजिए, हम लोग तुरंत इसकी लिमिट जारी कर देंगे।
और तत्काल इसकी क्रय करिए। उपकरण की उपलब्धता, शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए व्यावसायिक शिक्षा बहुत प्रायोरिटी का कार्यक्रम सरकार का है, इसका संचालन हमें कराना है विद्यालयों में। आईसीटी योजना के संबंध में मनोज वर्मा जी बात करेंगे। सभी को नमस्कार। हमारी माध्यमिक शिक्षा में परंपरागत जो हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए सरकार के जो मुख्य उद्देश्य थे कि टेक्नोलॉजी का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए। इस टेक्नोलॉजी को देखते हुए वर्तमान में हमारी जो समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना के हिसाब से अभी तक कुल 1345 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी कंप्यूटर लैब की स्थापना का कार्य विद्यमान है। शेष जो हमारे 1045 राजकीय विद्यालय हैं उनको आगामी हमारी जो कार्य योजना में उसको लाभान्वित कराया जाएगा। इसी तरीके से जो हमारी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास वर्तमान में 1236 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की योजना कार्यान्वित की जा रही है और आगामी हमारी जो कार्य योजना में शेष बचे हुए 1153 राजकीय माध्यमिक विद्यालय इससे आच्छादित किए जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो आईसीटी और स्मार्ट क्लास इससे पूर्णतः हमारे समस्त राजकीय विद्यालय आच्छादित हो जाएंगे। दूसरी चीज, जो हमारे तमाम विद्यालयों में कंप्यूटर लैब का निर्माण कार्य गतिमान है। हमारे लगभग 261 ऐसे कंप्यूटर लैब्स अभी भी बचे हुए हैं जिनकी द्वितीय किस्त की मांग जनपदों से नहीं की गई है। प्रथम किस्त का उपभोग, इसके साथ साथ टास्क फोर्स की रिपोर्ट और द्वितीय किस्त की मांग आप तत्काल 1 सप्ताह के अंदर भेज दें ताकि हम आपको सेकंड किस्त का यहां से निर्गत कर दें। आपके जनपद में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में विकास कार्यों की बैठक होती है जिसमें सभी कार्यदायी संस्थाएं रहती हैं। तो इसको देख लें, कार्यदायी संस्थाओं से बात कर लें कि हमारा समस्त कार्य समय से और गुणवत्तापूर्ण हमारा कार्य निर्माण कार्य पूरा हो। साथ ही साथ हम सभी प्रिंसिपलों से भी अपेक्षा करेंगे कि जिनके विद्यालयों में कंप्यूटर लैब का निर्माण कार्य चल रहा है उसको देखते रहें, समय समय पे अनुसरण करें और उसमें ताकि हमारे जो निर्माण कार्य है वो समय से पूरे हों और गुणवत्तापूर्ण उसमें जो हमारा कार्य वो भी पूरा हो। इस चीज को सभी लोग सुनिश्चित कर लें कि 1 सप्ताह में हमें टास्क फोर्स की रिपोर्ट, प्रथम किस्त का उपभोग प्रमाण पत्र और द्वितीय किस्त की मांग ये अनिवार्य रूप से आप लोग कर लेंगे ताकि हमारा इस क्षेत्र में इस वर्ष हम इस कार्य को निश्चित रूप से पूरा कर सकें। थैंक यू मनोज। एक जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा हुई है। एक महत्वपूर्ण बिंदु और रह गया है, वो है दिव्यांग छात्रों हेतु समेकित शिक्षा। प्रत्येक विद्यालय में दिव्यांग छात्र हेतु समेकित शिक्षा के संबंध में उनके नामांकन के लिए और नामांकन के उपरांत उनका विवरण, खास करके खाते और आधार के साथ उनका लिंकेज का विवरण राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश आप लोगों को प्रेषित किए जा चुके हैं। एक चिंता का विषय है कि हमारे राजकीय विद्यालयों में और खास करके राजकीय और अनुदानित सभी विद्यालयों में दिव्यांग छात्राओं का नामांकन बहुत कम है। हमारे जो बेसिक के विद्यालय हैं उनमें कक्षा 8 उत्तीर्ण दिव्यांग छात्रों की सूची उपलब्ध है और जो आपके यहाँ विशेष शिक्षक नियुक्त हैं उनसे ये अपेक्षा की गई थी कि वो सूची प्राप्त कर उनका नामांकन निकट के राजकीय या अनुदानित विद्यालयों में कराया जाए। इसमें यद्यपि गति आई है लेकिन अपेक्षित गति नहीं है। तो ये आप सबसे ये अनुरोध है कि दिव्यांग छात्रों के लिए आपके विद्यालयों में विशेष अवसर है क्योंकि आपके पास विशेष शिक्षक हैं। इनके माध्यम से आप अपने विद्यालयों में दिव्यांग छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसलिए नामांकन जरूर सुनिश्चित कराएं। किसी भी दशा में कोई दिव्यांग छात्र नामांकन से वंचित न रहे।
दिव्यांग छात्र जो नामांकित हैं उनका विवरण, उनके खाते और आधार लिंकेज का विवरण निर्धारित प्रारूप पर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराएं और आवश्यकता अनुसार यदि उन्हें स्कॉट अलाउंस की आवश्यकता है, इन सबका विवरण और ब्रेल का या उपकरण की आवश्यकता है, इस संबंध में उनके खाते का विवरण उपलब्ध करा दें ताकि धनराशि उनके खातों में शीघ्र प्रेषित की जा सके। खेल अनुदान, वार्षिक विद्यालय अनुदान आदि के संबंध में डीजी मैडम और डायरेक्टर साहब की तरफ से बहुत विस्तृत निर्देश प्राप्त हुए हैं कि समय अंतर्गत इनका प्रयोग कर लिया जाए और इनका उपयोग भी सुनिश्चित किया जाए। न सिर्फ धनराशि बल्कि अगर खेल अनुदान की सामग्री आई हुई है तो विद्यार्थियों को खेलने के लिए वो सामग्री मिलनी चाहिए। पुस्तकालय की पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए और प्रयोग के लिए जो साइंस किट, विज्ञान गणित किट आदि वस्तुएं पहुंची हैं उनको भी प्रयोग में लाया जाना चाहिए। मैं महानिदेशक महोदया की अनुमति से आज का YouTube सेशन इस उद्देश्य, हाँ मैम कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक है, सब कवर हो गया है जी मैम। और ये भी कर देते कि अगर किसी पॉइंट पे नहीं क्लैरिटी है, नहीं समझ में आ रही, तो अलग से YouTube सेशन उस विषय पे भी इनके करवा दें। जी अगर DIS से फीडबैक ले लें, भाई फाइनेंस में हो चाहे डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के केस में क्या करना है या कुछ भी चीज पे, है ना, सो दे कैन हैव डिफरेंट सेशंस। आप लोग चाहे वीडियो बना के ही उसको डाल दो ताकि सब लोग देख लें। और ये सभी के प्रिंसिपल्स के लिए ये भी सूचित करना है कि ये हमारा YouTube वीडियो इसी लिंक पर बाद में उपलब्ध रहेगा, तो आप इसको और आप और आपके साथी इस वीडियो को पूरा अलग से भी देख सकते हैं। और जैसा मैम ने निर्देश दिया है कि हम लोग अलग अलग यूनिट से वीडियोस बनवा करके आपके लिए उपलब्ध करा देंगे और यदि किन्हीं बिंदुओं पर आपको लगता है कि क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है, अलग से हम लोग YouTube सेशन फिर से आयोजित करेंगे। और ये YouTube सेशन हम लोग लगातार आयोजित करते रहेंगे ताकि आपसे संवाद भी बना रहे, आपकी बातें भी हम तक पहुंचे। जो आप लोग चैट में आपने किनारे लिखी हैं वो हम उनका भी संज्ञान ले रहे हैं और आपसे संवाद स्थापित करते रहेंगे। आज के इस YouTube सेशन में डीजी मैडम के निर्देश प्राप्त हुए, डायरेक्टर साहब के निर्देश प्राप्त हुए, बहुत आभार सभी का, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका आभार। और एक बार पुनः सबसे यह अपेक्षा कि हमारे राजकीय विद्यालयों की पुरानी गरिमा पुनः स्थापित हो। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।